स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात करूंगा कि क्या रूस को अलग थलग करने की वेस्ट की जो कोशिश है वो उसमें विफल हो रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिक्स के कजान में जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। रूस के कजान में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी वो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरेस्ट मिला है, जो आकर्षण मिला है, उसे देखकर कुछ और ही कहानी बयां हो रही है। वेस्ट जानबूझकर रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मिलिट्री पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है तथा साथ ही उस पर इकोनॉमिकली सैंक्शन लगाकर उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। रूस के संबंध चीन के साथ राजनीतिक रूप से गहरे हैं। साथ ही भारत पश्चिमी दबाव के बावजूद मॉस्को के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए हुए है और कई अफ्रीकी देशों के साथ भी रूस के संबंध अच्छे हैं। मॉस्को ने अपनी मौजूदगी को पश्चिमी एशिया देशों में भी बना रखा है, जैसे आपका ईरान हो गया, और अरब देशों के साथ भी इसकी अच्छी बनती है और इसकी कुछ आसियान कंट्री के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप है। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम देश रूस को देखते हैं उस तरीके से नॉन वेस्ट कंट्रीज उसको नहीं देखती हैं। वो उसको एक इंटरेस्टिंग पार्टनर की तरह देख रही है। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि रूस के कजान में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात की गई है। The 16th BRICS summit is taking place in Russia's Kazan from today. This year's summit will see participation from BRICS founding members alongside the new members. यानी कि और कंट्रियां उसमें मिलना चाह रही हैं। 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि और भी कंट्रीज ब्रिक्स से जुड़ना चाहती हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज ब्रिक्स को एज ए फ्रेंड की तरह देखती है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज दोस्तों आपकी हो गई लैटिन अमेरिका, आपकी अफ्रीकी देश और एशियाई देश। इनके अंदर जो भी आएंगे उनको हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोल रहे हैं और ये लोग ब्रिक्स कंट्रीज को एज ए फ्रेंड की तरह देखती हैं और कहीं ना कहीं ब्रिक्स को भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज ही कहा जाता है। वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी और वेस्ट को ज्यादा तरजीह देने वाली जो पॉलिसीज हैं, साथ ही साथ मिलिट्री हस्तक्षेप या शासन परिवर्तन के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करना, इन सब चीजों ने नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अब नॉन वेस्ट कंट्रीज के पास जो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उससे बाहर निकलने या फिर अपनी खुद की व्यवस्था बनाने का तो विकल्प है नहीं, तो इसलिए वो मौजूदा सिस्टम में कामकाज को लेकर अधिक समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज जिनके वेस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशन है वो भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती है। अब ब्रिक्स को ज्वाइन करने से हो क्या रहा है दोस्तों, इससे लोगों का दायरा बढ़ रहा है और कंट्रीज का दायरा बढ़ रहा है। वो सिर्फ एक देश या एक कॉन्टिनेंट या एक कंट्री पर निर्भर रह के नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन हो। तो इसलिए वो ब्रिक्स को भी एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। 24 वर्ल्ड लीडर ने जो कजान में ब्रिक्स समिट हुई थी इसमें भाग लिया था, जिसमें से फाउंडिंग मेंबर अपने 5 तो थे ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 4 परमानेंट मेंबर जो जोड़े गए हैं दोस्तों वो भी थे। अब 4 परमानेंट मेंबर कौन कौन जोड़ लिए ब्रिक्स में आपको पता होना चाहिए। एक हो गया यूएई, इथियोपिया, ईरान, मिस्र। ये चारों कंट्रीज दोस्तों जो हैं जुड़ गई हैं, तो कुल मिला के 9 टोटल सदस्य हो गए ब्रिक्स के अंदर। लेकिन दोस्तों ये एक चिंता का विषय भी है क्योंकि ज्यादा मेंबर बढ़ने से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो किसी एक मुद्दे पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी ऐसा देखा भी गया। अभी जून 2024 में ब्रिक्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और इसमें 4 न्यू मेंबर्स भी आए थे और कुछ मुद्दों पर मतभेदों के चलते संयुक्त सहमति नहीं प्राप्त की जा सकी, जिसको लेकर जो है ब्रिक्स बहुत चिंतित भी है। अभी कुछ समय पहले पुतिन ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिक्स का फर्दर एक्सपेंशन जो होगा वो ब्रिक्स के अंदर डाउनफॉल ला सकता है। उन्होंने कहा कि 4 जो न्यू मेंबर्स हैं ये बहुत ही क्लोजली और फोकस्ड होकर ये देखें कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उस चीज को सीखें। और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का फर्दर एक्सपेंशन पे फोकस ना कर ब्रिक्स कंट्रीज के लिए पार्टनर कंट्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए अब मेंबरशिप को छोड़कर अब ये देखा जा रहा है कि ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज बनाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों यही हुआ, जो कजान में समिट हुई है इसमें 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज चुने गए हैं और ये 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज जो हैं आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पार्टनरशिप में कोई भी कंट्री सेंट्रल एशिया से ज्यादा नहीं लिए जा सके, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया से कंट्री लिएंगे तो उसमें जो है आपका रूस को फायदा हो जाएगा
तो इस तरीके से पार्टनर कंट्रीज चुने जा रहे हैं ताकि किसी कंट्रीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज ना हो जाए किसी एक कंट्री को। तो इस तरीके से पार्टनर चुनने की सर्वसम्मति हुई है कि कोई ऐसा पार्टनर ना चुन लिया जाए जिससे किसी एक कंट्री को फायदा हो जाए। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो सभी की तरफ से। हालांकि इन 13 जो मैंने पार्टनर्स बताए हैं इसके अंदर बेलारूस भी है, और बेलारूस सीधे तौर पर रशिया को फुल सपोर्ट देता है, और रशिया टर्की को भी ब्रिक्स पार्टनर बनाना चाहता है। अब आपको दोस्तों पता होगा कि जो टर्की है वो नाटो का सदस्य भी है। अब जो नाटो कंट्रीज हैं खासकर यूएस से, वो ब्रिक्स को एज ए पश्चिम के प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, यानी ये पश्चिम के विरोधी संगठन के रूप में देखता है। तो हो सकता है नाटो खुश ना हो तुर्की के ब्रिक्स में जाने के। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में या पार्टनरशिप में पाकिस्तान को क्यों नहीं लिया गया। अगर देखा जाए तो चीन ने अभी तक अपना जियोपॉलिटिकल प्रीफरेंस जो है वो अभी तक सामने नहीं रखा है। अगर वो पाकिस्तान को कंट्री बनाना चाहता तो उसे भारत का कड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ता, लेकिन शायद वो बना देता, क्योंकि अगर आप बात करें तो SCO जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर उसने ऑलरेडी पाकिस्तान की सदस्यता दे दी है। तो वो चाहता तो सेम यहाँ भी कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने अपना जियोपॉलिटिकल प्रीफरेंस सामने नहीं रखा है, यानी ये समझो कि उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। और भारत ने तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का संपर्क साधने से परहेज किया है, और देखा तो ये भी गया है कि ब्रिक्स में उनको शायद बुलाया भी नहीं गया है पाकिस्तान को। अगर हम टर्की की बात करें तो दोस्तों कई मुद्दों में ऐसा देखा गया है कि टर्की की जो बयानबाजी है वो भारत के विरोध में रहती है। अभी कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा और इस्लामिक सहयोग संगठन में उसने कश्मीर को लेकर भारत का विरोध किया था, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपूर्तिकर्ता जो है उसमें भारत की सदस्यता का विरोध भी कर रहा था। लेकिन भारत ने टर्की के ब्रिक्स में आने की सदस्यता को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए, ना ही वो खिलाफत में दिखा भारत, क्योंकि टर्की को भी उसका पार्टनर बना लिया गया है ब्रिक्स का। तो भारत ने इसके लिए कोई विरोध दर्ज नहीं किया। दोस्तों जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है इसको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो एक्सपेंशन हो रहा है ब्रिक का, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि देशों में डिसैटिस्फैक्शन है करंट इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर। नॉन वेस्ट कंट्रीज कहीं ना कहीं परेशान हैं वेस्ट की सेल्फ सेंटर्ड और मनमाने ढंग की पॉलिसी को लेकर। दूसरी ओर ब्रिक्स के लिए कोई आसान नहीं होगा एक डॉलर डोमिनेंट इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसको रिप्लेस करना, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ही बहुत सी राइवरीज कंट्री है, जैसे भारत चीन हो गया, जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जिसको लेकर कई पॉलिसी बनाने में दिक्कत आ सकती है और सर्वसम्मति में दिक्कत आ सकती है। ब्रिक्स के अंदर ही कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एंटी वेस्ट हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, जैसे अपना भारत हो गया। किसी एक कंट्री की पॉलिसी दूसरी कंट्री की पॉलिसी को हर्ट कर सकती है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और भारत इसके अंदर अपने लिए एक बैलेंस पॉलिसी देखता है जो उसके लिए और अन्य देशों के लिए भी अच्छी हो। पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन सही होगा या ज़्यादा एक्सपेंड ब्रिक्स को नहीं करना चाहिए? और क्या ब्रिक्स भविष्य में इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है? जो डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंस सिस्टम है इसको रिप्लेस कर सकता है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए मैं चलता हूं दोस्तों। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।